टैक्स बचाने का और टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटकाव रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स ग्रुप, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस बार आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई सारे बदलाव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ कोरोना वायरस की वजह से, कुछ अलग अलग वजहों से। सारे मुद्दों पर आपसे सवाल जवाब लेंगे और लोगों के सवाल भी कई सारे आए हुए हैं, सारे सवालों का जवाब से चाहूंगा। लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नए टैक्स क्लब्स को चुनने वाले टैक्स पेयर्स को मिली खुशखबरी, अब कन्वेंस अलाउंस पर भी ले सकेंगे टैक्स छूट। जाने कैसे। जीएसटीआर 3B फाइल करने वाले कारोबारियों को रिटर्न फाइलिंग करने के लिए मिला और ज्यादा समय। और अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना भूल गए हैं तो क्या आपको चुकाना होगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम मुद्दा, अगर किसी टैक्स पेयर्स ने इस साल में नए टैक्स स्लैब सिस्टम को चुना है तो उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि वो अब कुछ अलाउंसेस पे टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कन्वेंस अलाउंस। आखिर किस किस पे आप टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं और इसके क्या शर्तें हैं, गौरी से समझते हैं। गौरी, ये कितनी बड़ी राहत है टैक्स पेयर्स के लिए? देखिए लक्ष्मण, अभी हाल ही में जो बजट आया था उसमें सरकार ने कहा कि जो लोग न्यू रिजीम में जाते हैं उनको हम कंसेशनल टैक्स रेट तो देंगे, लेकिन उनको कोई एग्जेम्पशन, डिडक्शन या अलाउंस का हम बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन अभी रिसेंटली सीबीडीटी ने कहा कि हम कन्वेंस अलाउंस का दे देंगे। कन्वेंस यानी कि जो ऑफिशियल पर्पस के लिए वो कम्यूट कर रहे हैं, किसी टूर पे गए हैं उसके लिए वहां पे कम्यूट कर रहे हैं, या किसी का ट्रांसफर हो गया है और उसके लिए कोई कम्यूटिंग हुई है, तो उसके लिए अगर कोई अलाउंस एम्प्लॉयर देता है तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और साथ ही हैंडीकैप लोगों के लिए ये अमाउंट 3200 पर मंथ पे फिक्स कर दिया गया है। साथ ही में क्लैरिफिकेशन और दी है कि जो फूड कूपन्स और वाउचर्स हम लेते थे अपने एम्प्लॉयर से, उसका बेनिफिट अभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने कोई फूड कूपन्स या वाउचर्स लिए हैं अपने एम्प्लॉयर से टैक्स बचाने के लिए और अब आप न्यू रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसकी जगह वो आपको बेसिक सैलरी आपकी बढ़ा कर दे दें। इस पर सवाल ये उठता है कि अभी तीन महीने निकल चुके हैं, टीडीएस उसके पुराने के अकॉर्डिंग कट चुका होगा जिन लोगों ने न्यू रिजीम में ऑप्ट करा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब एम्प्लॉयर आगे के महीनों में इसकी एडजस्टमेंट करके उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस काट लेगा। बिल्कुल, यही सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था कि पिछले शर्तों के हिसाब से किसी ने टैक्स चुका दिया तो उसका क्या हुआ, तो आपने जवाब दे ही दिया। एक सवाल और है कि कई लोगों के सीटीसी में कन्वेंस अलाउंस एक अहम हिस्सा होता है कि आप हर महीने 10,000, कुछ में 12,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो जो कन्वेंस अलाउंस की शर्तें हैं, क्या उस पर भी हम टैक्स छूट ले सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपके सीटीसी का पार्ट है ये कन्वेंस अलाउंस तो भी आप इसका डिडक्शन ले पाएंगे, जो पहले न्यू रिजीम में मना कर दिया गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस पे कई सारे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल जाएगी इससे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से हैं, अशोक कुमार जी। अशोक जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? Actually, I am the pensioner. I have got three components of income: pension, interest from FD, dividend from equity, and MF. I am filing income tax return through ITR1. This time in February, I have sold some equity and suffered long-term capital loss of minus 40,000 rupees. I just want to know how to show this loss in ITR1. ITR1. I don't want to carry forward this loss. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ITR1 में शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ITR1 वो लोग नहीं भर सकते जिनको कैपिटल लॉस या गेन होता है। अगर ऐसा कोई गेन या लॉस आपका है तो आपको ITR2 भरनी होगी। मैं ये बात मानती हूँ कि ITR2 जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आप इसको कैरी फॉरवर्ड अगर करेंगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि अगले 8 साल में कभी ना कभी आपको इसमें गेन होगा, और जब वो गेन होगा और आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर चुके होंगे तो आप इस अमाउंट पे टैक्स बचा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ITR1 भर के इसको ना दिखाएं, आप ITR2 भरें और इसको प्लीज दिखा दीजिए। ITR2 इसका मतलब उनको भरना होगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं लुधियाना से जगमोहन सिंह जी। जगमोहन सिंह जी, क्या उलझन है आपके? हाँ जी सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो है कि मेरा बेटा जो है MNC में काम करता है, उसको 17 लाख का उसका पैकेज है और उसकी ग्रोस जो सैलरी है उसमें बाइफरकेशन में HR उसको 3 लाख के करीब मिलता है। लेकिन वो पिछले 3 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। ये नहीं है कोविड में, पहले ही वो कर रहा है।
लेकिन उस ऑफिशियली वो गुड़गांव में पोस्टेड है, लेकिन वो उन्होंने अलाउ किया हुआ है वर्बली कि तुम जहां मर्जी जाके काम कर सकते हो। वो घर से 3 साल का काम कर रहा है और उसका सबूत हमारे पास ये है कि उसके वाईफाई के जो एक्सपेंसेस है घर में जो लगा हुआ है उसके ऑफिस में, वो रिफंड हो रहे हैं कंपनी से। इसका मतलब है वो प्रूफ हो जाता है कि वो लुधियाना से काम कर रहा है। तो वो हमें अपना रेंट दे रहा है 20,000 के हिसाब से पेरेंट्स को। ये जॉइंट नाम में जो हमारा घर है वहाँ वो रहता है, तो 10-10 हजार रुपया दोनों को दे रहा है, यानी कि 2,40,000 दे रहा है। हमने ये रेंट की जो रसीद है कंपनी को देनी चाहिए, वो कह रहे हैं वो क्योंकि रेंट वो पेरेंट्स को दे रहा है या रिलेटिव्स को दे रहा है, वो अलाउ नहीं है, जबकि उसके HRA उसको 3 लाख रुपया मिल रहा है ग्रोस सैलरी में। तो क्या वो ITR जब हम भरेंगे उसमें मिल सकता है ये फिर हमें HRA के, और उसके पेरेंट जो है यानी कि हम वो अपनी ITR में हम उसको इनकम को दिखा रहे हैं, और ये जो रेंट है वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू हर महीने वो हमें दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसने हम पिछले साल कनाडा गए थे, वहाँ उसने टिकट ली थी अपने अकाउंट से 2,92,000 की 3 टिकटें ली, मेरी मिसेज की और उसके। जगमोहन जी पहले इस सवाल का जवाब ले लें जो आपने पूछा है रेंट रसीद वाला। हाँ गौरी बताएं, पहले सवाल का जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए इसमें ये डिडक्शन बिल्कुल ले पाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको अगर HRA मिल रहा है, HRA की एक कैलकुलेशन होती है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें कि आपका कितना HRA का क्लेम बनता है। अगर वो जैसे आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, आप लोग अपनी रिटर्न में दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप पहले अपने एम्प्लॉयर को बताइए कि ये सब ऑनलाइन पेमेंट हो रही है और आप अपनी रिटर्न में दिखा रहे हैं। मुझे लगता है आपका एम्प्लॉयर इसी से मान जाएगा। अगर नहीं मानता तो आप अपनी जब रिटर्न भरेंगे आप इसको क्लेम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है जगमोहन जी जो आप समझ रहे थे कि हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसा दिखा सकते हैं और इससे क्लेम भी कर सकते हैं। अब बताइए दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा है वो हम पिछले साल हम कनाडा गए थे अपनी बेटी को मिलने के लिए, तो उसने 2,92,000 की 3 टिकट ली थी, रिटर्न टिकट कनाडा की आने जाने की, और उस बाकी का 1 लाख रुपया करीब हमने मैंने खर्चा है, यानी कि टोटल समझ लो 4 लाख के करीब खर्चा है। तो नई रिटर्न के हिसाब से 2 लाख जो जिसने खर्चा है उसको ना ITR में दिखाना पड़ता है फॉरेन ट्रैवलिंग का, वो ऑलरेडी ITR तो अपनी भर ही रहा है। तो इसलिए और सेकंडली वो अगर उसको 3 में डिवाइड कर दे तो 1,30,000 के करीब बनता है पर पर्सन। तो क्या उसको 2,92,000 की जो उसने टिकट लिया उसको ITR में दिखानी पड़ेगी, पर स्पेशली व्हेन वो ITR ऑलरेडी भर ही रहा है। देखिए सबसे पहले तो जो आप ये बाइफिकेशन की बात कर रहे हैं ये आप नहीं कर सकते। जो भी पेमेंट एक व्यक्ति ने करी है अपने लिए या किसी और के लिए, वो सारा इंक्लूड करके देखा जाएगा। तो जब हम बात करते हैं ITR 1 की, आप ITR 1 खोलेंगे और वहां पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है साफ साफ कि आप अगर ITR इसलिए भर रहे हैं क्योंकि आपका 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट है, या 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल है, या 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो आप इसको यस करें और नीचे अमाउंट भरें। लेकिन आपके केस में आप ITR वैसे भी भर रहे हैं क्योंकि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा ही है, तो आपको वहां पे नो करके नीचे अमाउंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप अपनी ITR भरते आए हैं वैसे भरते रहिए। चलिए उम्मीद करते हैं जगमोहन जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अच्छी बात यह है कि वो टैक्स फाइलिंग को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हैं और सभी नियमों से वाकिफ हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है पंजाब के संगरूर से प्रवीण कुमार जी, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण जी क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी सर। नमस्कार सर मेरे ना फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 4 लाख के करीब हमें रेंट इनकम आती है जी। ये जो लॉकडाउन की वजह से ना जी, ये मई 2020 में इसका TDS कटा है जी। जो TDS कटा है जी इसका अब 2020 में कटा है जी। अगर हम ये रिटर्न में 19-20 की रिटर्न में भर देते हैं जी, इसकी रिटर्न जो 4 लाख का है तो पीरियड 19-20 का ही जी, 19-20 की रिटर्न में इसको दिखाते हैं जी रिटर्न को, इनकम को, तो 20-21 में जब ये रिटर्न भरेंगे अगले साल की, उसमें ये मिसमैच नहीं हो जाएगा? TDS में मिसमैच हो जाएगा। TDS तो इसका कटा नहीं जी इस साल में। ठीक है, देखिए बिल्कुल आप सही समझे हैं कि अगर आप इसको पिछले साल में दिखा देते हैं तो TDS में मिसमैच आ जाएगा। तो आपको इसको पिछले साल में दिखाना ही नहीं है, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड रेंट है पिछले साल का, जो आपको इस साल मई में मिला है क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और आप अपने टेनेंट से रेंट नहीं ले पाए। तो आप इसको इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाइए। TDS भी इसी फाइनेंशियल ईयर में कटा है, आपके दोनों साल की रिटर्न में कोई मिसमैच नहीं आएगा। तो चलिए मुझे लगता है कि प्रवीण कुमार जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे GSTR 3B फाइल करने वाले कारोबारियों को सरकार ने क्या दी है राहत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से बालकृष्ण छाबड़ा जी। बालकृष्ण जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी माताजी का फोटोग्राफ 2020 में हुआ है, मई में, और उनकी वसीयत में मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई को इक्वल शेयर मिलना है उनकी वसीयत के अनुसार। और इनकम टैक्स रिफंड के लिए क्या मेरी पत्नी मेरे छोटे भाई को सिंपल पेपर या नोटिस कर साइन कर सकती हैं इनकम टैक्स रिफंड के लिए? एक और सवाल आप शायद पूछना चाह रहे थे, वो था आपका टीडीएस वाला जो हाँ, टीडीएस वही कटा है ना, टीडीएस कटा था 12,000 के आसपास। अच्छा, वही वापस रिफंड लेना है, तो कैसे लेंगे? देखिए, इस केस में होता ऐसा है कि जो भी लीगल एयर होता है, जो भी उत्तराधिकारी होता है, उसको जो डिसीज है उनकी रिटर्न भरनी होती है। यानी कि जब वो पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे उनको लॉगिन करना होगा, माई अकाउंट में जाके रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में जाके उनकी कुछ डिटेल्स डालनी होंगी, और उसके बाद वो जब रजिस्टर हो जाएंगे तो जो डिसीज्ड हैं उनकी जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन तक की इनकम उनके नाम पे आपको फाइल करनी होगी, और वो रिफंड उन्हीं के नाम पे आएगा। उसके आगे से आने वाले दिनों में जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद अगले ही दिन से वो जो आपके विल के अकॉर्डिंग जो भी लीगल एयर है उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट इनकम या जो भी इनकम जहां से भी आ रही है वो सारी उनके नाम पे हो जाएगी, और उसको वो अपनी रिटर्न में दिखाएंगे। चलिए, सारे सवाल थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए, लेकिन अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने की। जीएसटी से जुड़े सवाल ने इससे पहले एक सबसे बड़ी बात, जो कि जीएसटी 3B फाइल करने वाले कारोबारियों को सरकार ने एक राहत दी है और उनको रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। गौरी, सबसे पहले ये बताएं, ये जीएसटी 3B फाइल करने वालों के लिए वाकई कितनी बड़ी राहत है? लक्ष्मण, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। सीमा बढ़ाई नहीं गई है, कुछ बेनिफिट दिया गया है। जैसे आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की जो लेट फी थी वो कम कर दी गई। यानी कि अगर आपकी निल लाइबिलिटी है तो उसको निल कर दिया गया लेट फी को। अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसकी अपर लिमिट 500 रुपये रखी गई। उसी मॉडल को अब फरवरी से लेके जुलाई तक भी अप्लाई कर दिया गया है। यानी कि अगर फरवरी से लेके जुलाई की जितनी भी लास्ट डेट ड्यू डेट्स हैं रिवाइज्ड, यानी कि जो पहले बढ़ा दी गई थी, वहां तक अगर आपने नहीं भरी है और आप 30 सितंबर तक उसको भर देते हैं तो इस पे भी सेम चीज अप्लाई होगी कि अगर आपकी कोई निल लाइबिलिटी है तो आपके ऊपर कोई लेट फी नहीं लगेगी। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो 500 रुपए की लेट फी लगेगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको सबको बताना चाहूंगी, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अगर आपने सितंबर तक भी ये रिटर्न नहीं भरी तो आपकी जो लेट फी लगेगी वो ओरिजिनल डेट से लगेगी। यानी कि जो रिवाइज्ड डेट थी वो नहीं, जो ओरिजिनल डेट हमारी होती है जीएसटी की तब से लेके 30 सितंबर तक लेट फी लग जाएगी, या जब तक आप रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं तब तक लग जाएगी। यानी इस डेट तक आप हर हाल में रिटर्न फाइल कर दीजिए, वरना लेट फी जो लगेगी वो बहुत ज्यादा होगी, फिर बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए लेते हैं कुछ जीएसटी जुड़े हुए सवाल। हमारे पास मध्य प्रदेश के रीवा से राजेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या हाल है, बताइए क्या उलझन है जीएसटी जुड़ी है आपकी? हाँ सर, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के सवाल था। इसमें क्या होता है सर, जो भी हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं वो हमारी व्हीकल का इंश्योरेंस हो, पर्सनल इंश्योरेंस हो या शॉप इंश्योरेंस। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, पूछिए। उस पर जो है जो भी टैक्स लगता है उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं या नहीं, पहला मेरा सवाल। हेलो, हाँ ठीक है, आपका हाँ सवाल आ देखिए, गया। जो व्हीकल इंश्योरेंस जैसे आपने बात करी, जैसे आपने व्हीकल इंश्योरेंस की बात करी, ये एक्ट में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करा गया है। यानी कि अगर आप बिजनेस के पर्पस के लिए इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी अगर इसको यूज कर रहे हैं तो भी आप इसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। एक्ट में इसको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है, तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जो आप सोच रहे थे कि आईटीसी लेंगे वो नहीं मिल पाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से सतीश गुप्ता जी। सतीश जी पूछिए, क्या सवाल है आपके? नमस्कार जी, मेरा सवाल इनकम टैक्स सेक्शन 80D से रिलेटेड है। जो हम मेडिक्लेम में एग्जेम्पशन लेते हैं और वो डिडक्शन लेते हैं अपनी इनकम से, तो उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं कि जो आपने प्रीमियम भरा है सिर्फ वही लेस होगा, उस पे जो आपने जीएसटी दिया है वो लेस नहीं होगा। तो ये क्या बात सही है या जीएसटी भी अलाउड है?
नहीं, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन हुई होगी आपके और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में। जो जीएसटी आप पे करते हैं मेडिक्लेम पे वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो लेने के बाद आप 80D की ओवरऑल लिमिट एक्सीड कर रहे हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला हो। तो जैसे ओवरऑल लिमिट फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्पाउस का और अपने बच्चों का प्रीमियम पे कर रहे हैं और कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप 25,000 की ले सकते हैं। अब सपोज करिए आपका जीएसटी मिला के वो 25,000 से ऊपर जा रहा है तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो 25,000 के विद इन है तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। आप एक बार अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से दोबारा बातचीत करिए, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन हुई है। चलिए, अब मुझे लगता है कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा और फिर भी आपकी उलझन बनी रहे तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना भूल गए हैं तो क्या फिर भी चुकाना होगा आपको जीएसटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप। फिलहाल हम सवाल ले रहे हैं जीएसटी जुड़े हुए। अगला सवाल हमारे पास सोनीपत से आया है, अजय भार्गव जी का। इन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। दरअसल ये एक गारमेंट एक्सपोर्टर हैं और आमतौर पर एक्सपोर्ट एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए करते हैं। इस साल इनके अकाउंटेंट एलयूटी फाइल करना भूल गए। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या इनके पास विकल्प क्या है, क्या इनको जीएसटी चुकाना होगा, फाइल करना पड़ेगा, क्या रास्ते हैं गौरी इनके पास। अब देखिए, एक्सपोर्ट करने के दो रास्ते होते हैं। एक तो एलयूटी जिसमें आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स से आप एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, अगर आप एलयूटी फाइल नहीं करते हैं तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे, यानी कि आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको आईजीएसटी पे करना होगा। लेकिन आप जब आईजीएसटी पे करेंगे तो उसका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और इसके लिए कोई आपको अलग से रिफंड एप्लीकेशन नहीं भरनी होती। जो आपका शिपिंग बिल होता है वो ही आपकी रिफंड एप्लीकेशन होती है। वो आप चेक कर सकते हैं कि वो आइस गेट पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो आइस गेट पे शो करने लगा है, आपने उसको अपने रिटर्न में जीरो रेटेड सप्लाई के अंडर दिखा दिया है, तो जैसे ही वो मैच होगा आपका रिफंड ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो एलयूटी अगर फाइल नहीं भी करी तो कोई आपको नुकसान एज सच नहीं होगा, तो कोई उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, शो के आखिर में एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में आपको बता दूं जो कि वित्त मंत्रालय ने लिया है, खासतौर से कंपनियों के उन डायरेक्टर्स के लिए जिन्हें या तो कंपनी की तरफ से सैलरी मिलती है या फिर प्रोफेशनल फी मिलती है। गौरी बताइए, एक क्या बड़ा फैसला है और इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी ऐसे डायरेक्टर्स को। देखिए लक्ष्मण, बहुत समय से कुछ कंफ्यूजन चल रही थी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे। ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि उसमें जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस पे क्लैरिफिकेशन जारी करी गई है और ये कहा गया है कि जो सैलरी आपको इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मिल रही है, यानी कि जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो आप पे जीएसटी लगेगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है, उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपका टीडीएस सेक्शन 192 के तहत कटता है, दैट इज अंडर सैलरी, तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये सैलरी बन जाता है। अगर किसी और सेक्शन जैसे 194J में कटता है तो इस केस में आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा और जब जीएसटी लगेगा ये रिवर्स चार्ज पे लगेगा, यानी कि कंपनी की लायबिलिटी होगी इसको जमा कराने की। तो मुझे लगता है ये जो कंफ्यूजन था वो दूर भी हो गया है और ऐसे डायरेक्टर्स को सरकार ने एक तरीके से राहत भी दी है। चलिए, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपने सवाल के साथ आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।